बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आज की इस वीडियो में हमने कुछ जनरल बातें डिस्कस करनी है। ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट हम आज की वीडियो में कवर करेंगे वो हम ऑलरेडी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के फॉर्मेट में डिस्कस कर चुके हैं। बस लॉ में ये चीज़ें किस तरह से ड्राफ्ट हुई है, लॉ में ये चीज़ें किस तरह से बयान की गई है, उनको हम फॉर्मेलिटी के लिए कवर करेंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 11 हेड ऑफ इनकम की बात करता है, लॉसेस किस तरह से राइज होंगे और चार्जेबिलिटी के बारे में कुछ डिस्कशन करता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सबसेक्शन 11 सेक्शन 11 ये कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम all income shall be classified under the following heads: salary, income from property, income from business, capital gain and income from other sources। कि टोटल इनकम को ऑन करने के लिए, टोटल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, टोटल इनकम में जो भी इनकम आएगी उसे हमने लाजमी पांच में से किसी एक हेड में क्लासिफाई करना है। या तो वो सैलरी होगा, या वो कैपिटल गेन होगा, या वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा, या वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा, या वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगा। तो यानी कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 11 हमें स्पेसिफिकली ये बताता है कि आपके टैक्स लॉ में 5 हेड्स ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट है। आपके टैक्स लॉ में 5 हेड्स ऑफ इनकम स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है। कौन कौन से? सैलरी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लेकिन ये तो बात है सेक्शन 11 की। जब हम लॉ के डिफरेंट प्रोविजंस को प्रॉपर्ली रीड करते हैं, प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करते हैं ना, तो हमारे पास इन टोटलिटी 13 तरह के हेड्स ऑफ इनकम क्रिएट होंगे। हमारे पास इन टोटलिटी 13 तरह के हेड्स ऑफ इनकम क्रिएट होंगे। इन 13 हेड्स ऑफ इनकम में से 5 तो स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है, बाकी 8 हेड ऑफ इनकम ऐसे है जो कि लॉ में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड नहीं है। लेकिन जब हम लॉ के डिफरेंट प्रोविजंस को पढ़कर प्रॉपर्ली रीड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो 8 तरह के हेड्स ऑफ इनकम हमारे पास अज्यूम्ड या ट्रीटेड हेड ऑफ इनकम कंसीडर होंगे। देखिए कौन कौन से। सबसे पहले हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन 11 में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड थे: सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जब आप मेरे साथ इन 5 हेड्स ऑफ इनकम को कवर करोगे ना, तो आप देखोगे कि हर हेड की एग्जाम इनकम को सेपरेट रखा गया है। यानी कि सैलरी में लिखा है कि एनी सैलरी रिसीव बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन एनी सैलरी रिसीव बाय एन एम्प्लॉय अदर देन सैलरी दैट इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। इसी तरह से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लिखा है एनी रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर other than rent that is exempt from tax shall be chargeable to tax under the head income from property। कैपिटल गेन में लिखा है any gain arising on disposal of capital asset other than gain that is exempt from tax shall be chargeable to tax under the head capital gain। यानी कि लॉ मेकर ने इन पांचों हेड्स की जो चार्जेबिलिटी का सेक्शन है, इन पांचों हेड्स की जो चार्जेबिलिटी का सेक्शन है, हर हेड ऑफ इनकम से हर हेड की एग्जाम्ड इनकम को बाहर रखा है। तो इसका मतलब है कि जब हम हर हेड में इनकम कैलकुलेट करेंगे और एग्जाम्ड इनकम को एक जगह पार्क करेंगे, तो हमारे पास एक अज्यूम्ड या एक ट्रीटेड हेड क्रिएट हो जाएगा एग्जाम्ड इनकम के नाम से। सैलरी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन पांचों हेड्स में अगर हमारे पास कोई एग्जाम्ड इनकम अराइज हो रही है, एग्जाम्ड इनकम को मैं हेड्स ऑफ इनकम में प्रेजेंट नहीं करूंगा बल्कि सेपरेटली प्रेजेंट करूंगा, तो हमारे पास एक अज्यूम्ड या ट्रीटेड हेड क्रिएट हो जाएगा एग्जाम्ड इनकम के नाम से। इसी तरह से जब हम लॉ के प्रोविजंस को आगे लेकर जाएंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएंगे, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आप देखेंगे कि इनकम फ्रॉम बिजनेस को भी फर्दर दो कैटेगरीज में बाइफरकेट किया गया है। एक को नाम दिया गया है स्पेकुलेशन बिजनेस, एक को नाम दिया गया है स्पेकुलेशन बिजनेस, और एक को हम नाम दे सकते हैं नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस कैट में ये कहा गया है कि अगर आप कोई बिजनेस स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहे हो, तो उसकी इनकम को या लॉस को आपने सेपरेट रखना है। तो इसका मतलब है कि स्पेकुलेशन बिजनेस एक अज्यूम्ड या ट्रीटेड हेड क्रिएट हो गया, और अदर देन या नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस एक अदर हेड क्रिएट हो गया। इसी तरीके से जब आप मेरे साथ और आगे बढ़ोगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के इस कोर्स में, तो फॉरेन सोर्स इनकम या फॉरेन सोर्स के चैप्टर्स में हम ये बात कवर करेंगे कि हर हेड की हमें पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम को सेपरेटली रखना है। यानी कि इन सारे हेड्स ऑफ इनकम में हम पाकिस्तान सोर्स इनकम अलग रखेंगे, फॉरेन सोर्स इनकम को हम अलग कैलकुलेट कर रहे होंगे। यानी कि हर हेड की फॉरेन सोर्स इनकम एक तरह से अज्यूम्ड या ट्रीटेड हेड क्रिएट हो गई। तो हमारे पास सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये 5 हेड्स तो लॉ में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड थे। स्पेकुलेशन बिजनेस एक अलग हेड क्रिएट हुआ तो 6 हेड्स ऑफ इनकम हो गए। इन 6 हेड्स में पाकिस्तान सोर्स इनकम अलग, फॉरेन सोर्स इनकम अलग, तो ये टोटल 12 हेड्स ऑफ इनकम हो गए। और हर हेड की एग्जाम्ड इनकम को हम अलग पार्ट कर रहे होंगे, तो ये 13वां अज्यूम्ड या ट्रीटेड हेड। ये सिर्फ मैं एक अपनी इंटरप्रिटेशन के पर्सपेक्टिव से समझाने के लिए आपको कह रहा हूं कि अगर हम क्रिएट करें ना, तो इन टोटलिटी 13 तरह के हेड्स ऑफ इनकम है। लेकिन अगर हमसे एग्जाम में सवाल जाता है तो हम एग्जाम में सिंपली यही लिखेंगे कि लॉ में
5 हेड्स ऑफ इनकम गिवन है, लेकिन जब हम उनको रीड वगैरह करते हैं तो फिर इस तरह की सिचुएशन बनती है कि हमारे पास इन टोटलिटी 13 हेड्स क्रिएट होते हैं। 5 तो स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड थे। इनकम फ्रॉम बिजनेस में स्पेकुलेशन बिजनेस को अलग कर दिया तो 6 हो गए। फॉरेन सोर्स इनकम के सेक्शंस में हर हेड की पीएसआई अलग, एफएसआई अलग, तो 12 हेड्स हो गए। और हर हेड में एग्जाम्ड इनकम को बाहर रखा गया है, तो एग्जाम्ड इनकम एक अलग हेडिंग से प्रेजेंट होगा। तो हमारे पास इन टोटलिटी ये 13 हेड्स ऑफ इनकम क्रिएट होंगे। वापस से चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो कहता है फॉर द पर्पज ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, all income shall be classified under the following heads: salary, income from property, income from business, capital gain and income from other sources. Point number 2 में कहता है the income of a person under a head of income for the year shall be, the income of a person under the head of income for the year shall be the total of the amount derived by the person in that year that are chargeable to tax under that head, as reduced by the total deductions if any allowed under the income tax ordinance 2001 to the person for the year under that head. पॉइंट नंबर 2 में जो बात कर रहा है वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। सर हम किसी भी हेड की इनकम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि हम हर हेड की अमाउंट चार्जेबल का नंबर लेंगे कि हर हेड में हमारे पास कौन सा अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स हो रहा है, हर हेड में हमारे पास कौन सा अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स हो रहा है। फॉर एग्जांपल कि सैलरी के हेड में सैलरी का अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में रेंटल इनकम का अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में सेल्स रेवेन्यू, ये सारी चीजें अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स है। अमाउंट चार्जेबल से हम लेस करते हैं अलाउबल डिडक्शंस को कि हर हेड ऑफ इनकम में हमें कौन कौन से एक्सपेंसेस, कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स को माइनस करने की इजाजत है। हर हेड ऑफ इनकम में हमें कौन कौन से एक्सपेंसेस, कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स को माइनस करने की इजाजत है, जिसे हम अलाउबल डिडक्शंस का नाम देंगे। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में ये कह रहा है कि आप किसी भी हेड की इनकम कैलकुलेट कैसे करोगे कि हर हेड की अमाउंट चार्जेबल से उस हेड की अलाउबल डिडक्शंस को यानी कि एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे तो आपके पास पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि where the total deductions allowed under the ordinance to a person for a year under a head of income exceeds the total of the amount derived by the person in that year that are chargeable to tax under that head, the person shall be treated as sustaining a loss for that head for that year of an amount equal to the excess। कि अगर किसी हेड ऑफ इनकम में अलाउबल डिडक्शंस का नंबर, अगर किसी हेड ऑफ इनकम में अलाउबल डिडक्शंस का नंबर अमाउंट चार्जेबल से एक्सीड कर जाए, अमाउंट ड्राइव से एक्सीड कर जाए, तो हम कहेंगे कि हमारे पास उस हेड में लॉस सफर हो रहा है। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लॉस आने का सिर्फ एक ही रीजन होगा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लॉस आने का सिर्फ एक ही रीजन होगा कि जब किसी हेड ऑफ इनकम में अलाउबल डिडक्शन उस हेड की अमाउंट चार्जेबल से एक्सीड कर जाए। फॉर एग्जाम्पल की अमाउंट चार्जेबल आ रही है 100 और एक्सपेंसेस है 120, तो हम कहेंगे कि हमारे पास इस हेड में 20 रुपए का लॉस अराइज हो रहा है। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लॉस आने का एक ही रीजन होगा कि जब किसी हेड ऑफ इनकम में अलाउबल डिडक्शन उस हेड की अमाउंट चार्जेबल से एक्सीड कर जाए। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 में क्या कह रहा है? द इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन अंडर द हेड ऑफ इनकम शेल बी कंप्यूटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट amounts that are Pakistan source and amounts that are foreign source, whereas the income of the non-resident person under head of income shall be computed by taking into account only amounts that are पाकिस्तान सोर्स इनकम। तो ये बात भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम दोनों ही टैक्स होगी, जबकि नॉन रेजिडेंट की सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पाकिस्तान में चार्जेबल टैक्स हो रही होगी। तो ये हमारे पास एक जनरल सी सिंपल सी डिस्कशन थी। हम डिस्कस या अंडरस्टैंड तो पहले कर चुके थे, अभी मैंने इसे फॉर्मेलिटी के लिए रीड कर लिया, कवर कर लिया। इसके बाद हमारे पास एक दो और छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज टोटल इनकम एंड व्हाट इज टैक्सेबल इनकम। अगर आप टैक्स कंपटीशन का फॉर्मेट रिकैप करें, तो हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम कैलकुलेट की थी। 5 हेड्स की इनकम में हमने एग्जाम्ड इनकम ऐड किया था तो हमारे पास टोटल इनकम का नंबर बना था। हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम में एग्जाम्ड इनकम ऐड किया था तो हमारे पास टोटल इनकम का नंबर बना था। यही टोटल इनकम की डेफिनेशन भी है। टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ ईयर शैल बी द सम ऑफ द पर्सन्स इनकम अंडर ऑल हेड ऑफ इनकम फॉर द ईयर एंड पर्सन्स इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। कि अगर आप एक पर्सन की 5 हेड्स की इनकम में एग्जाम इनकम ऐड करते तो आपके पास टोटल इनकम का नंबर बन जाएगा। फिर हमने टोटल इनकम के बाद जो एग्जाम इनकम थी इसी को अगले स्टेप में लेस किया था, डिडक्शंस अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल को लेस किया था और डिडक्टेबल अलाउंसेस को लेस किया था, तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ गई थी।
हमने टोटल इनकम से एग्जाम्ड इनकम को माइनस किया, डिडक्शन इंटू पार्ट वन ऑफ सेकंड शेड्यूल को माइनस किया जो कि एग्जाम्ड इनकम ही है, और डिडक्टेबल अलाउंसेस को माइनस किया तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ गया। टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन भी कुछ इस तरह की है, टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ ईयर शैल बी द पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड ऑफ इनकम। यानी कि आपने सिर्फ 5 हेड्स की इनकम को कंसिडर किया, एग्जाम्ड इनकम को कंसिडर नहीं किया। आपने सिर्फ 5 हेड्स की इनकम को कंसिडर किया, एग्जाम्ड इनकम को कंसिडर नहीं किया। रिड्यूस्ड बट नॉट बिलो जीरो बाय द टोटल ऑफ डिडक्टेबल अलाउंसेस। आपने अपनी टैक्सेबल इनकम में 5 हेड्स की इनकम को लेना है और इसमें से डिडक्टेबल अलाउंसेस को माइनस कर, आपने अपनी 5 हेड्स की इनकम से डिडक्टेबल अलाउंसेस को माइनस करना है तो आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। तो हमने क्या करा कि सर हमने टोटल इनकम से एग्जाम्ड इनकम और डिडक्शन इंटू पार्ट वन ऑफ सेकंड शेड्यूल को माइनस किया। डिडक्शन इंटू पार्ट वन ऑफ सेकंड शेड्यूल भी एग्जाम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम ही है, इन दोनों को हटा दिया। यानी कि यहां तक हमारे पास 5 हेड्स की इनकम रह गई, और यहां तक जब 5 हेड्स की इनकम रह गई तो उससे हमने डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस किया तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ गया। और ये बात भी हमने पहले डिस्कस की थी कि हमारे पास टैक्स लॉ में 4 तरह के डिडक्टेबल अलाउंस मौजूद हैं। नंबर 1 ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड एंड एजुकेशनल एक्सपेंस। डिडक्टेबल अलाउंस अंडर द ऑर्डिनेंस आर एज फॉलो: ज़कात, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, डब्ल्यूपीपीएफ एंड एजुकेशनल एक्सपेंस। तो कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल या मुश्किल डिस्कशन या इवन कोई नया कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में डिस्कस नहीं किया। ये बातें हम ऑलरेडी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के फॉर्मेट में डिस्कस कर चुके थे। बस फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस इनको रीड करवाना था। हेड्स ऑफ इनकम, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम। आई होप ये बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।